सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा राजनीतिक शास्त्र 10-2 क्लास, जिसके तहत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शीत युद्ध का अर्थ, प्रकृति व विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध का जो दौर था या जो काल था उसकी। तो शीत युद्ध का जो काल रहा है 1945 से 1951 तक शीत युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आप सबको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से चला था। 1945 में इसका अंत हुआ था। 1945 में अमेरिका द्वारा पहली बार, या यूं कहें कि विश्व में पहली बार परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये प्रयोग अमेरिका द्वारा किया गया था और जापान के 2 शहरों में इसका प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया तथा इस परमाणु शक्ति का जो इस्तेमाल किया गया उससे इन दोनों शहर में काफ़ी नुकसान हुआ। यूं कहें कि ये दोनों शहर नष्ट हो गए थे। माना जाता है कि आज भी इन शहरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग होते हैं या मानसिक उनमें कोई विकार होता है। तो हम बात करेंगे शीत युद्ध की। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शीत युद्ध का अर्थ, प्रकृति व विशेषताएं। शीत युद्ध का अर्थ और प्रकृति विशेषताएं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें वास्तविक युद्ध ना होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनाए रखना है। शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 के बाद से हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व विचारधारा के आधार पर 2 मुख्य भागों में बट गया था। 2 मुख्य विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो 2 मुख्य विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में भी कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कौन सी 2 मुख्य विचारधाराएं थी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तथा साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। वर्तमान में सोवियत संघ को रूस के नाम से जाना जाता है। अर्थात सोवियत संघ छोटे छोटे राज्यों 15 राज्यों से बना था, जिसमें सबसे बड़ा जो राज्य था, जो नेतृत्व कर रहा था, एक तरह से रूस था। विचारधारा के आधार पर दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया और दोनों गुट एक दूसरे की कार्यप्रणाली, शासन व्यवस्था, नीतियों का विरोध करने लगे थे। इसी विचारात्मक विरोध तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया था। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि शीत युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि यह एक प्रचार का युद्ध था जिसमें जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था तथा अमेरिका का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाव में लाया जाए तथा जो सोवियत संघ था वह साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। उसका प्रयास था कि अधिक से अधिक देशों को साम्यवादी विचारधारा में लाया जाए। तो इस तरह से शीत युद्ध जो युद्ध था वह एक वाक युद्ध था। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने इस शीत युद्ध के बारे में डेफिनेशनें दिए हैं या परिभाषाएं दी हैं। जैसे जोसेफ
फ्रैंकल के शब्दों में शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के मध्य विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों व प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। तो जो शीत युद्ध का काल था उसमें अमेरिका अपनी नीतियों कार्यप्रणाली की तो प्रशंसा करता था, मगर सोवियत संघ की जो साम्यवादी नीतियां थी कार्यप्रणाली थी उसकी अमेरिका द्वारा बुराई की जाती थी। इसी तरह साम्यवादी सोवियत संघ भी अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों की बुराई करता था तथा अपनी जो साम्यवादी नीतियां थी उनकी प्रशंसा करता था। इस तरह से देश सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ चालों प्रतिचालों का इस्तेमाल इस शीत युद्ध के काल के दौरान कर रहे थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी काफ़ी अच्छी परिभाषा शीत युद्ध के बारे में दी है कि शीत युद्ध प्राचीन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नवीन रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमकाय शक्तियों का पारस्परिक संघर्ष था। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्तियां थी वो दो महाशक्तियां, एक सोवियत संघ थी जो साम्यवादी विचारधारा को लेकर जा रही थी तथा दूसरी पूंजीवादी विचारधारा को लेकर जाने वाली अमेरिका थी तथा ये देश अपने विचारधाराओं के अंतर्गत अन्य देशों को अपने में शामिल कर रहे थे। तो चलते हैं टॉपिक की आगे की तरफ। शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले इसका प्रयोग अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बारोच द्वारा किया गया था। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये बर्नार्ड बारोच द्वारा किया गया था, परंतु इसे प्रोफेसर लिपमैन ने लोकप्रिय किया। अर्थात लिपमैन ने इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया तथा लोगों के बीच इस शब्द को प्रयोग के कारण वो काफ़ी लोकप्रिय यह शब्द हो गया था। शीत युद्ध का जो काल था मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1945 से 1991 तक रहा था। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अर्थात सोवियत संघ टूट गया तथा शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीत युद्ध जैसे वर्तमान में युद्ध होते हैं, अस्त्र शस्त्र चलते हैं, खून बहता है, उस तरह से युद्ध नहीं था, बल्कि एक विचारधाराओं के आधार पर दो गुटों के बीच, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट, इनके बीच विचारधारा के आधार पर एक वाक युद्ध भी हम कह सकते हैं, या एक तरह से अपने को शक्तिशाली घोषित करना और दूसरे की जो नीतियां है, कार्यप्रणाली है, उसका विरोध करना, इस विचारधाराओं के आधार पर विरोध एक दूसरे के बीच था। इसलिए शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब बात करते हैं हम शीत युद्ध की प्रकृति और विशेषताओं की। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो शीत युद्ध है या जो वर्तमान में युद्ध होते हैं उस तरह का युद्ध नहीं था। इसमें ना ही कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। एक तरह से कूटनीतिक युद्ध भी हम कूटनीति भी इसको कह सकते हैं, या विचारधाराओं के आधार पर जो विरोध है एक दूसरे की विचारधारा का, इसको ये नाम भी हम दे सकते थे। इसके अलावा आपको मैंने काफ़ी पंडित जवाहरलाल की डेफिनेशन या जोसेफ फ्रैंकल की जो डेफिनेशन है वो भी हमने आपके साथ साझा की, तथा आपको शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया इसके बारे में बताया। और काफ़ी बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप कृपया इन पर ज़रूर ध्यान दें। तो एक बार फिर से मैं आपको शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध का अर्थ दो राज्यों या दो देशों या दो गुटों, अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच पाए जाने वाले उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव,
भय तथा द्वेष पर आधारित हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करते थे। सैनिक संगठनों गठबंधन उन्होंने बनाए तथा अपनी विचारधाराओं या अपने गुटों में दूसरे देशों को शामिल करने के लिए दूसरे देशों को आर्थिक मदद दी या दूसरे देशों की जासूसी की और अपने देशों को मजबूत करने के लिए शस्त्रीकरण पर भी बल दिया था। और इस विचारधारा के आधार पर जो उनमें विरोध था उसको ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो अब बात करते हैं शीत युद्ध के विशेषताओं या प्रकृति की। तो उसकी सबसे पहली जो प्रकृति है, कूटनीति का प्रयोग, यूज ऑफ डिप्लोमेसी। तो शीत युद्ध के दौरान चाहे सोवियत गुट हो या अमेरिकी गुट हो, दोनों ने कूटनीति का प्रयोग किया। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि कूटनीति क्या होती है। कूटनीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से हम अपने स्वार्थों, हितों की पूर्ति करते हैं तथा इस नीति का प्रयोग हम दूसरे देशों पर करते हैं ताकि दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध भी बने रहें और हमारे स्वार्थ भी पूरे होते रहें। तो कूटनीति का भी प्रयोग शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट द्वारा किया गया। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ भी कूटनीति का प्रयोग किया तथा अन्य देशों को अपने देशों में शामिल करने के लिए भी कूटनीति का प्रयोग किया था। विचारधाराओं का प्रयोग, तो शीत युद्ध की एक अन्य विशेषता या प्रकृति थी विचारधाराओं का प्रयोग। विचारधाराएं आपको मैंने पहले भी बताया, दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। आप पूंजीवादी से समझते हैं जिसमें हम किस पर बल देते हैं, पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, पूंजी को महत्व देते हैं, प्रॉपर्टी को महत्व देते हैं। और दूसरी थी साम्यवादी। साम्यवादी में हम किसको महत्व देते हैं, जिसमें जो साम्यवादी में जो प्रॉपर्टी होगी उसमें अधिकार किसका होगा, सबका होगा, सब लोगों का होगा। जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते हैं उनका भी एक तरह से उस पर अधिकार होता है साम्यवादी में। तो यानी कि वहाँ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका कम संभावना रहती है। तो दो विचारधाराओं के आधार पर विचारधाराएं थी शीत युद्ध के दौरान। ये भी एक विशेषता है इसकी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ में लगभग उस टाइम 15 देश शामिल थे, जैसे क्यूबा था, ये भी एक तरह से साम्यवादी देश था। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प या इकोनॉमिक एड। तो शीत युद्ध की जो अन्य विशेषता थी या प्रकृति थी वो थी आर्थिक सहायता। अब द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तो उसके पश्चात विश्व के जो अन्य देश थे वो कमजोर पड़ गए थे। अब विश्व के अन्य देश भी चाहते थे कि हम ऐसे देशों के साथ जुड़े जो महाशक्ति हो और हमें आर्थिक मदद दे सके। तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थी, एक थी सोवियत संघ और दूसरी थी पूंजीवादी अमेरिका। तो अमेरिका द्वारा भी आर्थिक सहायता देशों को दी जाती थी, जो पड़ोसी देश थे उनको अमेरिका द्वारा सहायता दी जाती थी और अपनी पूंजीवादी विचारधारा में उनको लाने का अमेरिका द्वारा प्रयास किया जाता है। इसी तरह से यह प्रयास सोवियत संघ द्वारा भी किए जाते थे। शक्ति का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई है कि शक्ति का प्रदर्शन यहाँ हिंदी में लिखना भूल गए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता था अमेरिका द्वारा भी और सोवियत संघ द्वारा भी। अमेरिका ने 1945 में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया तो सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु शक्ति का विकास कर लिया था। इसके अलावा भी समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने सैनिक संगठन या सैनिक संधियां भी स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रचार, प्रोपोगेंडा। प्रचार भी शीत युद्ध की प्रकृति या विशेषता थी।
शीत युद्ध के दौरान मैंने आपको पहले भी कहा था कि शीत युद्ध जो वर्तमान में युद्ध होते हैं, आपने देखा है सैनिकों की झड़प होती है, रक्त बहता है, सैनिक मरते हैं और देशों के बीच काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस युद्ध में तनाव तो बना हुआ था, मगर जो जिस तरह के आज युद्ध होते हैं कि जैसे गोला बारूद इस तरह का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं हुआ था। एक तरह से एक जो ड्रॉ होता है एक देश दूसरे देश को, उसका प्रयोग करता था और एक दूसरे देशों के खिलाफ प्रचार करते थे कि जो सोवियत गुट है वो अच्छा नहीं है। उसी तरह सोवियत गुट अमेरिकी गुट को वो बोलता था कि अमेरिकी गुट सही नहीं है, उनकी विचारधारा सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा आतंक व भय का माहौल, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड टेरर। जो शीत युद्ध का काल था उसमें विश्व के जो देश थे उनमें आतंक और भय का माहौल बना हुआ था। आतंक इस कारण था क्योंकि दोनों महाशक्तियां थी, सोवियत गुट भी और दूसरा अमेरिकी गुट भी, और दोनों के पास परमाणु शक्ति थी। जो अन्य देश इनके साथ शामिल हुए थे उनको ये डर लगा रहता था कि ना जाने कब दोनों देशों में युद्ध हो जाए और यह तृतीय विश्व युद्ध ना आरंभ हो जाए। इस तरह के एकदम आतंक का माहौल उस वक्त बना हुआ था। ये भी एक शीत युद्ध की विशेषता थी। इस तरह का डर अमेरिकी गुट को भी रहता था, अमेरिका को भी रहता था और सोवियत संघ को भी रहता था। आगे चलते हैं, जासूसी। तो शीत युद्ध के काल में एक साधन भी था जासूसी और एक विशेषता और प्रकृति भी थी कि इस युद्ध के दौरान जैसा कि मैंने आपको कहा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, मगर जासूसी की जाती थी अमेरिका द्वारा और सोवियत संघ द्वारा। काफ़ी एक दूसरे देशों में क्या चल रहा है इस गतिविधि का प्रयोग करने के लिए जासूसी की जाती थी। U-2 जो विमान की घटना थी, टोही विमान था, टोही विमान जिसमें एक तरह से जिसमें कोई भी आदमी नहीं बैठ सकता, सिर्फ उसके माध्यम से हम क्या करते हैं किसी दूसरे देश में उस विमान के माध्यम से हम वहाँ की जो जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो यूट्यूब की घटना 1960 के दशक में हुई थी और अमेरिका ने इसका प्रयोग सोवियत संघ के खिलाफ किया था और काफ़ी इन दोनों देशों के जो संबंध थे बिगड़ गए थे, क्योंकि वो जो टोही विमान था मानव रहित विमान था, उसको पकड़ लिया गया था या गिरा दिया गया था सोवियत संघ के द्वारा। तो जासूसी का भी प्रयोग शीत युद्ध के दौरान किया जाता था। इसका प्रयोग किया जाता था एक दूसरे देश यानी कि अमेरिकी गुट जासूसी का प्रयोग करता था कि सोवियत संघ के द्वारा के पास कितने देश शामिल हो गए, कितनी शक्ति इसके पास आ गई, इस तरह से ये जानने के लिए। इसी तरह से सोवियत संघ भी पता करना चाहता था, वो भी जासूसी का इस तरह से प्रयोग करते रहते थे कि अमेरिका कितना शक्तिशाली हो गया। गर्म शांति की व्यवस्था, एटमॉस्फेयर ऑफ हॉट पीस। तो शीत युद्ध जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि शीत युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था, ना ही इसमें कोई खून बहा था। एक तरह से गर्म शांति इसे कहा जाता है, अर्थात एक ऐसी स्थिति थी जिसमें ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती थी और ना ही वास्तविक युद्ध होता था, बल्कि शांति एवं युद्ध के मध्य की अस्थिर स्थिति, एक अस्थिर जो होती है, जो स्थिर नहीं होता है, एक तरह से अस्थिर स्थिति सी बनी हुई थी, ना युद्ध था ना शांति थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी समझ का अभाव, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो शीत युद्ध की जो काल था उस दौरान अमेरिकी और सोवियत गुट में आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें काफ़ी अभाव था। एक दूसरे के खिलाफ वो गलत प्रचार करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते रहते थे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो विशेषता है सैनिक संगठन संधियां। तो शीत युद्ध के दौरान काफ़ी सैनिक संगठन भी बनाए गए, जैसे नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। नाटो एक सैनिक संगठन था जो आज भी कार्य कर रहा है। 1949 में ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। इस तरह से वार्सा पैकेट 1955 में वार्सा पैकेट
ये भी एक सैनिक संगठन ही था, सैनिक संधि थी जो सोवियत संघ द्वारा बनाई गई थी, जो वर्तमान में कार्य नहीं कर रही, कार्य ये समाप्त हो गई है। तो इस तरह से ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें तहत मैंने आपके साथ साझा की शीत टॉपिक से रिलेटेड जो बातें आपके साथ साझा की, शीत युद्ध का अर्थ तथा प्रकृति व विशेषताएं। तो एक बार फिर से, शीत युद्ध वर्तमान के युद्धों जैसा युद्ध नहीं था, बल्कि विचारधाराओं के आधार पर दो महाशक्तियों के बीच एक विरोध था, तनाव था, और विचारधाराएं थी साम्यवादी और पूंजीवाद। तो अब चलते हैं हम निष्कर्ष पर। तो शीत युद्ध की अगर हम अर्थ देखें, इसकी प्रकृति देखें या विशेषताएं देखें, तो हमें जान पड़ता है कि जो शीत युद्ध था ये वास्तविक युद्ध ना होते हुए गर्म शांति थी। इसमें ना ही वास्तविक युद्ध था और ना ही पूर्ण रूप से शांति थी, बल्कि इस दोनों के बीच की एक अस्थिर सी स्थिति बनी हुई थी। अर्थात दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विचारधाराओं के आधार पर एक विरोध, तनाव था, और इस तनाव को बढ़ावा दिया प्रचार ने, जो एक दूसरे के खिलाफ ये गलत प्रचार करते थे और जो सैनिक संगठन बनाए, तथा देश जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उन्हें अपने में शामिल करने के लिए उन्हें आर्थिक पैकेज दिया, तथा इस तरह से अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए दोनों गुटों ने जो कूटनीतिक फैसले किए या कूटनीतिक संबंध अन्य देशों के साथ बनाए, उसने शीत युद्ध को और भी मजबूत कर दिया था। तथा 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, इससे जो अन्य देश थे वो सोवियत संघ को छोड़ गए और उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को कई देशों ने अपना लिया। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में, और शीत युद्ध का अंत हो गया था। तो आप सबका धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को सुना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो शनिवार को क्विज होता है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो भी क्विज से रिलेटेड आपको समस्या आती है तो उसको मेरे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।